अन्नू, अरे ओ अन्नू, जल्दी उठ। इस महारानी को देखो, अभी तक सो रही है। जल्दी से उठ, देख बाहर तेज धूप निकल रही है। बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, जल्दी से धो और छत पर सूखने डाला। और हाँ, उसके बाद रसोई में जाकर नाश्ता बना लेना। इतनी गर्मी में तो मुझसे नहीं खड़ा होया जाता चूल्हे के आगे। अरे अब उठ भी जा या मार खाकर ही मानेगी। माँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। रात भर से उल्टी और चक्कर आ रहे हैं। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। ये सब नाटक ना तो मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत करना, समझी? मैं सब जानती हूँ। तेरा ये सारा नाटक काम से बचने के लिए है। चल अब 5 मिनट में उठ जा, नहीं तो इतनी ठुकाई करूँगी कि हमेशा याद रखेगी। माँ, मैं कितनी देर से यहाँ कंघी लेकर खड़ी हूँ। जल्दी से मेरी चुटिया बना दो, मुझे जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, आई मेरी बच्ची, तू अभी रुक, पहले मैं तेरे लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक बना कर लाती हूँ। साथ ही उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी। वो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनसे दिमाग भी तेज होता है और साथ ही पढ़ाई में भी बहुत मन लगता है। कामना ये भेदभाव दोनों बच्चियों में इसलिए करती थी क्योंकि अन्नू कामना की सौतेली बेटी है, जबकि सौम्या उसके खुद की बेटी। लगभग 5 साल पहले अन्नू के पिता दिनेश ने कामना से दूसरी शादी की थी, जबकि कामना की ये पहली शादी थी। अन्नू की माँ की कुछ साल पहले एक गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिस वजह से अन्नू के पालन पोषण के लिए दिनेश ने दूसरी शादी कर ली। दिनेश शहर में नौकरी करता था, जबकि कामना दोनों बच्चियों के साथ गांव में रहती थी। शादी के बाद से ही कामना ने अन्नू पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। वो अन्नू के साथ हर समय अपना सौतेलापन दिखाती थी, जिससे दिनेश बिल्कुल बेखबर था। मैं सौम्या को छोड़ने जा रही हूँ, तू मेरे आने तक सारा काम करके रखना, समझी? और हाँ, तबीयत खराब का कोई बहाना नहीं चलेगा। जल्दी से काम करके मेरे लिए पराठे बना देना, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, आकर खाऊंगी, समझी? कामना सौम्या को छोड़ने चली जाती है। तभी अन्नू अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर के आगे रोते हुए कहती है, माँ, तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सौतेली माँ मुझ पर बड़े अत्याचार करती है। भीषण गर्मी में वो मुझसे सारा काम करवाती है। अन्नू घर का सारा काम करती है, उसकी हालत खराब थी, लेकिन कामना को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया। अन्नू रसोई में भीषण गर्मी में खड़ी पराठे सेक रही होती है और कामना बड़े ही मजे से अपने कमरे में एसी की हवा लेते हुए वो पराठे खा रही थी। अन्नू बेचारी भूखी प्यासी बीमारी की हालत में भी घर का सारा काम किए जा रही थी। तभी कुछ देर बाद उनके घर की घंटी बजती है। कामना जब खिड़की से झांक कर देखती है तो बाहर उसका पति दिनेश खड़ा होता है। वो जल्दी से अन्नू को कमरे में आराम करने भेज देती है और खुद हाथ में झाड़ू लिए दरवाजा खोलती है। अरे आपने तो आने की कोई खबर ही नहीं दी। हाँ, वो इस बार फोन नहीं कर पाया। वैसे अन्नू और सौम्या तो इस वक्त स्कूल गई होंगी ना? अब वो क्या अब किए जा रही हो? ठीक से बताओगी क्या हुआ? जी, वो अन्नू अंदर अपने कमरे में ही लेटी है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा। मैं बस उसके लिए खिचड़ी बनाने ही जा रही थी। दिनेश जल्दी से अन्नू के कमरे में जाता है। अन्नू उसे देख बहुत खुश हो जाती है। मेरी बच्ची कैसी है तू? देख, अब तेरे पापा आ गए हैं ना, अब तू जल्दी से ठीक हो जाएगी। कामना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता और अन्नू के लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम अन्नू का कितना ध्यान रखती हो। इसके बाद दिनेश फ्रेश होने चला जाता है। तभी कामना अन्नू को चाकू दिखाते हुए कहती है, ए अन्नू की बच्ची, अगर जरा सा भी तेरे पापा को शक हुआ ना कि मैं तुझे स्कूल नहीं भेजती और घर पर तुझ पे जुल्म करती हूँ, तो फिर ये चाकू देख रही है ना, इससे तेरी ये गर्दन अलग कर दूंगी। अब चुपचाप आंखें बंद करके सो जा। और हाँ सुन, मैं तेरे लिए कोई खिचड़ी नहीं बनाने वाली। बोल देना अपने पापा को कि मैंने खिचड़ी खा ली है। अब सो जा चुपचाप। दिनेश शहर से उन सब के लिए गर्मियों के कपड़े लाया हुआ होता है। वो उनको देते हुए कहता है,
कामना, मैं तुम्हारे लिए ये कॉटन की साड़ी और इन दोनों बच्चियों के लिए कॉटन की फ्रॉक लाया हूँ। अरे अनु, ये ले मेरी बच्ची, तेरे पापा तेरे लिए नई फ्रॉक लाए हैं, तो इसे पहन ले। दिनेश का प्यार देख अनु रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, तू क्यों रो रही है? चल, मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वो तुझे मीठी मीठी दवाई देंगे और तू जल्दी से ठीक हो जाएगी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, मेरे प्यारे पापा। दिनेश अगले 4 दिन गांव में ही बिताता है, जिस कारण कामना अन्नू को कुछ नहीं कह पाती। इन 4 दिन अन्नू भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पापा उसी के साथ रहते थे। वो खाना पीना, हंसना खेलना सब अन्नू और सौम्या के साथ ही करते थे। एक दिन जब अन्नू सोकर उठी तो वो अपनी सौतेली माँ से पूछती है, माँ, पापा कहीं नजर नहीं आ रहे? तो सो रही थी, तभी वो सुबह की बस से वापस शहर चले गए। अच्छा, अब तेरे साथ बहुत हमदर्दी का नाटक हो गया। चल, अब इतने दिनों से बाथरूम में कपड़े रखे हैं, उन्हें धो दे और उसके बाद जाकर बाजार से घर का सामान ले आ। मैं इस तेज धूप में निकलूंगी तो कहीं मेरा रंग काला न पड़ जाए। जा, अब काम पर लग जा। बेचारी अन्नू घर का सारा काम करती है, उसके बाद तेज धूप में पैदल बाजार जाकर सामान ले आती है। आ गई महारानी घूम घाम कर। चल, अब जाकर छत से कपड़े उठा ला। अन्नू सभी कपड़े उठाकर ले आती है। तभी कामना की नजर अन्नू की धुली हुई उस नई फ्रॉक पर जाती है जो दिनेश उसके लिए लाया था। कामना अन्नू से कहती है, अरे ओ महारानी, अपनी ये नई फ्रॉक मुझे दे, मेरी बेटी सौम्या पहनेगी इसे। नहीं, इसे मैं नहीं दूंगी, इसे तो मेरे पापा मेरे लिए लाए हैं। हे राम, इतनी सी छोरी और गज भर लंबी जुबान, इतने दिनों में बड़ी हेकड़ी आ गई है ना। आज दिखाती हूँ। बाहर लू वाली गर्मी पड़ रही है, सारा दिन कड़ाके की धूप में खड़ा रखूंगी, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। उसके मना करते ही कामना उसको तेज धूप में घर के बाहर खड़ा कर देती है। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप चाहो तो मेरी ये नई फ्रॉक रख लो, लेकिन मुझे अंदर आने दो, इस गर्मी में तो मैं जल जाऊंगी। अच्छा जी, आ गई अगले ठिकाने। पहले तो बड़े ही नखरे दिखा रही थी, मेरे पापा ने दिया है, मेरे पापा ये फ्रॉक मेरे लिए लाए हैं। हाँ, लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ, मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। अब तो सारा दिन और रात इसी सड़ी गर्मी में खड़ी रह। कड़ाके की उस भीषण गर्मी में बेचारी अन्नू पसीने से लथपथ बाहर ही खड़ी रही। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से मच्छरों का आतंक अन्नू को लगातार सताया जा रहा था। दिनेश का घर गांव में पीछे की तरफ था, जिस वजह से किसी की भी नजर अन्नू पर नहीं गई। अन्नू अपनी मरी हुई माँ को याद करती है और रोते हुए कहती है, माँ, माँ, तुम कहाँ हो माँ? तुमसे अपनी बेटी का तो क्यों नहीं देखा जाता माँ? देखो ना, सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। बहुत गर्मी लग रही है माँ, गर्मी के मारे चक्कर आ रहे हैं। अंदर सौम्या अपनी माँ से कहती है, माँ, उसे अंदर बुला लो ना, देखो तो बाहर कितनी गर्मी है। तू चुपचाप से सो जा, वो तेरी सौतेली बहन है, समझी? तुझे उसकी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सौतेली कहीं की, ना जाने क्या जादू कर दिया है उसने मेरी बेटी और पति पर, जो उसी की तरफदारी करते रहते हैं। उधर स्वर्ग लोक में उसकी आवाज उसकी माँ आशा के कानों तक पहुँचती है और वो यमराज जी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे धर्मराज, मुझे बस कुछ देर के लिए धरती पर जाने दीजिए। मेरी बेटी वहाँ गर्मी में तड़प रही है, कृपया करके मुझे कुछ देर के लिए उसके पास जाने दीजिए। आशा, तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, लोगों का भला ही सोचा है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटे के लिए जाने दे सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यमराज जी, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है। आपकी सदा ही जय हो। यमराज से विदा लेकर आशा धरती पर पहुंचती है। उधर दिनेश का मन बेचैन था और उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो आधे रास्ते से ही गांव की दूसरी बस पकड़ वापस लौट आया। उधर आशा की आत्मा अन्नू के पास जाती है और कहती है,
अन्नू मेरी बच्ची घबरा मत, देख तेरी माँ अब तेरे पास आ गई है। अपनी माँ को सामने देख अन्नू में हिम्मत आ जाती है और वो अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। आशा अपना हाथ का इशारा करती है, तभी वहाँ मौसम में बदलाव आ जाता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। फिर आशा अपना दूसरा हाथ उठाती है तो उसके हाथ में ठंडा ठंडा शरबत आता है, जिसे वो अन्नू को पीने के लिए देती है। ले मेरी बच्ची। माँ, दूसरी माँ मुझे बहुत मारती है और उन्होंने मुझे यहाँ गर्मी में खड़ा कर दिया है। पापा भी शहर चले गए। माँ, दूसरी माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, मुझसे घर का सारा काम लेती है, खुद एसी में रहकर मुझे बिन पंखे वाले कमरे में सुलाती है। वो मुझे पापा को कुछ भी बताने से मना करती हैं। माँ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है। नहीं मेरी बच्ची, अभी तो तुझे इस दुनिया में बहुत कुछ देखना है, तू घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिनेश उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और वो गुस्से में आ जाता है। आशा, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे कारण हुआ है। ना तो मैं दूसरी शादी करता और ना ही मेरी बच्ची के साथ ये सब होता। मैं कामना को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज एक माँ की ममता जीत गई और पिता का प्यार हार गया। आज एक माँ की आत्मा अपनी बच्ची के दर्द को दूर करने आई है और एक मैं अपनी बच्ची के दुख को नहीं पढ़ पाया। लानत है मेरे पिता होने पर। दरवाजे की घंटी बजाकर वह अंदर जाते हैं। अरे आप तो चले गए थे ना, फिर आप वापस कैसे लौट आए? शायद मेरी बच्ची के आंसुओं की पुकार ने मुझे वापस बुला लिया। अब मैं तुम्हें अपने घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। अब मैं तुम्हें अपने घर से और अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन दिनेश उसकी एक नहीं सुनता। उसने काम भी तो कुछ ऐसा ही किया था। अगर गर्मी के प्रकोप से बिन माँ की बच्ची को कुछ हो जाता तो उसका कौन जिम्मेदार होता? दिनेश कामना को अपने घर से निकाल देता है। अब मुझे जाना होगा, मेरे पास बस इतना ही समय था। अपना और अन्नू का ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद अपनी बच्ची अन्नू के साथ हमेशा रहेगा। आशा की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन से दिनेश अपनी बेटी के लिए माँ भी था और पिता भी। अन्नू भी अपने पिता का प्यार पाकर बहुत खुश